देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 की, जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। जी हाँ, बस सिर्फ 22 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। यकीन मानिए पूरी दुनिया की एक एक खबर आपके पास होगी। प्याज एक बार फिर देशवासियों को रुला सकता है। देश की सबसे बड़ी प्याज की मंडी नासिक में मजदूरों ने कामकाज ठप कर दिया है। नासिक मंडी में खरीद बिक्री अनिश्चितकाल के लिए बंद हो गई है, जिससे प्याज के दाम बढ़ सकते हैं। मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर मजदूरों और कारोबारियों के बीच कहासुनी हुई थी। आलू की कीमत एक बार फिर से लोगों को रुला सकती है। आने वाले दिन में आलू के दाम बढ़ने वाले हैं। पिछले साल बेमौसम बारिश से आलू की फसल को काफी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से देश की मंडियों में आलू का स्टॉक कम है। रेल किराया भी महंगा हो सकता है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने संकेत दिए हैं कि यात्री किराए में 10% तक बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे की आमदनी बढ़ाने के लिए आय के नए स्रोत खड़े किए जाएंगे। रेल मंत्री ने कहा है कि रेलवे के नए प्रोजेक्ट उन्हीं राज्यों में शुरू होंगे जो उसका आधा खर्च उठाने को राजी होंगे। सदानंद गौड़ा का कहना है कि रेलवे पीपीपी और एफडीआई के जरिए अपने संसाधनों में इजाफा करने की सोच रहा है। महंगाई के मोर्चे पर एक और झटका लगा है। मई महीने में थोक महंगाई दर 6.01% हो गई है। बीते 5 महीनों में थोक महंगाई दर का ये सबसे ऊंचा स्तर है। माना जा रहा है कि थोक महंगाई दर बढ़ने से सस्ते कर्ज की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। यूपी के बहराइच में एक ट्रांसफार्मर में लगी आग ने हड़कंप मचा दिया। आग ने देखते ही देखते आसपास की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीमें जब तक आग पर काबू पाती, लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर के केरी के जंगलों में भीषण आग लग गई। आग में हजारों हेक्टेयर में फैले पेड़ पौधे जल गए। पिछले 4 दिन से आग लगी हुई है। इंदौर के रामदिन नगर के प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। आग में लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया। दमकल की 4 गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग क्यों लगी इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। बिहार के पटना में NH30 पर एक पिकअप वैन में अचानक आग लग गई। वैन में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वैन के ड्राइवर ने किसी तरह गाड़ी से कूदकर जान बचाई। शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी की वजह से आग लगी। आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली में सुबह 6:30 बजे क्लस्टर बस में आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में किसी की जान की क्षति नहीं हुई। हादसे में बस पूरी तरह से जल गई। समय पर आग का पता चलने से ड्राइवर और कंडक्टर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में ISBT के ठीक सामने एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोग जख्मी हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक कुछ मीटर तक ऑटो को घसीटता ले गया। पुलिस और फायर के कर्मचारियों ने ऑटो को काटकर दोनों घायलों को बाहर निकाला। घायलों में एक की हालत काफी नाजुक बनी है। हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में सैलानियों से भरी बस 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। 40 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। ये टूरिस्ट बस रेणुका जी से लौट रही थी। बस में सवार सभी लोग यूपी के बताए जा रहे हैं। मरने वाले सभी सहारनपुर के हैं। चश्मेदीदों के मुताबिक खराब सड़क की वजह से बस का चैम्बर सड़क से टकराया और बस का नियंत्रण बिगड़ गया। रात होने के कारण रेस्क्यू में दिक्कत आई। एम्बुलेंस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर देर से पहुंचे। दिल्ली में बिजली संकट पर बवाल जारी है। कांग्रेस ने प्रदर्शन जारी रखते हुए कल मंडावली में मोर्चा खोला। बिजली संकट का विरोध करते हुए NH24 पर भी जाम लगा दिया। कांग्रेस नेता सड़क पर ही लेट गए, जिसके चलते हाईवे जाम हो गया। कांग्रेस ने बिजली संकट के लिए अरविंद केजरीवाल और बीजेपी को सीधे जिम्मेदार ठहराते हुए इनका पुतला भी फूंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल के साथ पटपड़गंज के विधायक मनीष सिसोदिया का भी पुतला फूंका। कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान मटका मार्च भी निकाला गया। कांग्रेस नेताओं ने पंखे और मटके के साथ प्रदर्शन किया। अरविंदर सिंह लवली और जगदीश टाइटलर की अगुवाई में कांग्रेस ने GTB हॉस्पिटल के पास जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली में बिजली संकट के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने पर केजरीवाल ने कांग्रेस पर पलटवार किया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 15 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही और अब दूसरों पर आरोप लगा रही है। बिजली संकट दुरुस्त करने की मांग को लेकर बीजेपी विधायकों नेताओं ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि तूफान के चलते जो ट्रांसमिशन लाइनें खराब हुई थी, उनमें से अधिकतर ठीक कर दी गई। पीयूष ने यह भी कहा कि बिजली की कमी नहीं है, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन के चलते दिक्कतें आ रही हैं, जो अब दूर हो रही हैं। दिल्ली में बिजली कटौती को लेकर केंद्र सरकार ने बिजली कंपनियों को सख्त चेतावनी दी है। गोयल ने कहा है कि जिस बिजली कंपनी का कामकाज ठीक नहीं होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि कंपनियों को बदलने का विकल्प भी खुला है। दिल्ली में ई रिक्शा के मुद्दे पर कल अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात की।
केजरीवाल ने कहा कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता ई रिक्शा चालकों को राहत मिले। ई रिक्शा चालकों ने कल राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया, चालान और जब्ती के विरोध में नारेबाजी की। यूपी के फिरोजाबाद में 2 सिपाहियों की हत्या पर जमकर बवाल हुआ। हत्या से गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। लोगों ने यूपी रोडवेज की एक बस पर पथराव किया, जिससे बस में सवार कई यात्री जख्मी हो गए। हंगामा कर रहे लोगों ने कई गाड़ियों को भी निशाना बनाया। एक तेल के टैंकर पर भी पथराव किया गया। पुलिस टीम पर भी पथराव किया गया। इसमें आगरा जोन के डीआईजी विजय सिंह मीणा लहूलुहान हो गए। इस मामले में एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। लोग थाना अध्यक्ष अजय यादव के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रविवार रात 2 सिपाहियों की हत्या के बाद सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए थे। सिपाहियों के परिजन एसपी और थानेदार को सस्पेंड करने की मांग कर रहे थे। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने दोनों सिपाहियों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। 2 सिपाहियों की हत्या पर एसपी के महासचिव नरेश अग्रवाल का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। नरेश अग्रवाल ने तो यहां तक कहा कि अपराध रोके नहीं जा सकते। फिरोजाबाद में एक शख्स को 2 पुलिस वालों ने बीच सड़क पर बुरी तरह पीट दिया। उसे जमीन पर गिराकर लात, घूंसे और डंडों से मारा गया। पीड़ित युवक ऑटो चालक है। इसके ऑटो में एक मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। इसी बात पर पुलिस वाले इस बार पिल पड़े। पुलिस वालों को पीटा देख बाकी लोगों का भी हौसला बढ़ गया और सभी ने ऑटो वालों को पीटा। ग्रेटर नोएडा के दादरी में बीजेपी नेता विजय पंडित की शोक सभा में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र और जनरल वीके सिंह शरीक हुए। यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी शोक सभा में पहुंचे। यूपी में रेप और हत्याओं के बढ़ते मामलों को लेकर मुरादाबाद में बीजेपी ने अखिलेश सरकार के खिलाफ रैली निकाली। मुजफ्फरनगर में रेप और मर्डर की 2 वारदातों के बाद 2 डीएसपी को सस्पेंड कर दिया गया। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है कि केंद्र सरकार यूपी के हालात पर नजर बनाए हुए है। बदायूं में 2 बहनों से गैंगरेप के बाद हुई हत्या की जांच के लिए सीबीआई की टीम पहुंची। टीम ने उस पेड़ का भी मुआयना किया जहां दोनों बहनों को लटकाया गया था। लखनऊ में एक महिला होमगार्ड ने एक ट्रेनी दारोगा पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। विरोध करने पर टीएसआई ने महिला होमगार्ड को ड्यूटी से हटा देने की धमकी भी दी। महिला ने एसएसपी से शिकायत की। कानपुर में अपनी बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक पिता को दबंगों ने जमकर पीट डाला। लड़की के पिता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुवाहाटी दिल्ली ट्रेन में नशे में धुत सेना के 2 जवानों को महिला के साथ अश्लील हरकत के आरोप में मुरादाबाद स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी नेता नरेश अग्रवाल का यह भी कहना है कि रेप जैसे अपराधों के लिए टीवी सीरियल जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश जबलपुर के रैपुरा में 7 साल की मासूम बच्ची का रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है, लेकिन आरोपी अब तक फरार है। प्रीति जिंटा छेड़छाड़ मामले में कल पुलिस ने प्रीति से 3 दिन के अंदर मरीन ड्राइव थाने में आकर अपना बयान दर्ज करने के लिए कहा है। प्रीति जिंटा के बयान दर्ज होने के बाद ही इसकी गिरफ्तारी पर कोई फैसला होगा। प्रीति जिंटा छेड़छाड़ मामले में आईपीएल चेयरमैन राजीव बिस्वाल ने कहा है कि इस घटना के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मुंबई के मरीन ड्राइव थाने में वाडिया अस्पताल के कर्मचारियों ने प्रीति जिंटा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में प्रीति पर छेड़छाड़ की धारा के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। हालांकि वाडिया के प्रवक्ता ने कहा है कि शिकायत दर्ज करवाने वाले वाडिया अस्पताल के कर्मचारी नहीं है। कैंपाकोला वासियों को बीएमसी ने 20 जून तक राहत दी है। पिछली डेडलाइन सोमवार को खत्म हो गई। पश्चिम बंगाल के शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई को सभी 6 आरोपियों की 7 दिनों की हिरासत मिल गई। सभी आरोपी पहले से ही न्यायिक हिरासत में थे। मामले की अगली सुनवाई 23 जून को होगी। नवंबर 2013 में हुए चिटफंड घोटाले के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया था। मुंबई से सटे भायंदर में नकली पुलिस गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने इस गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इस गिरोह के सदस्य खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताते थे। अब तक इन लोगों ने करीब 300 महिलाओं से लूटपाट की है। मुंबई के पास भायंदर में पुलिस ने मसाज के नाम पर ठगी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। ये शख्स मसाज का इश्तिहार देकर लोगों से अपने बैंक अकाउंट में पैसे डलवाता था। लखनऊ पुलिस ने कई विधायकों को ठगने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। खुद को एसपी नेता रामगोपाल यादव का पीए बताकर ठगी करता था। गया पुलिस ने जालसाजी कर लोगों से पैसे ठगने वाली एक संस्था एसएम सैनिक इंटरप्राइजेज के मैनेजर अमरेंद्र कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस ठग के पास से सेना प्रशासन के मोहर कई एटीएम कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के उपकरण बरामद किए हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री के घर में चोरी हो गई है। चोरों ने उकराम इबोबी सिंह के निजी आवास में सेंध लगाई और घरेलू सामान ले उड़े। इबोबी सिंह का एक घर थोबल जिले में है। चोरी का पता रविवार को चला जब सीएम की पत्नी लामधुनी देवी भाग गई। जिस घर में चोरी की गई वहां मुख्यमंत्री के परिवार का कोई सदस्य नहीं रहता है।
5 राज्यों के राज्यपाल को बदलने की संभावना है। केंद्र सरकार इसके लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकती है। उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, बंगाल और मध्य प्रदेश के राज्यपाल बदले जा सकते हैं। फिलहाल यूपी के राज्यपाल बीएल जोशी, केरल की शीला दीक्षित, पंजाब के शिवराज पाटिल, मध्य प्रदेश के राम नरेश यादव और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एमके नारायणन हैं। जानकारों के मुताबिक बीजेपी का वरिष्ठ नेता जिन्हें कैबिनेट में जगह नहीं दी गई, उन्हें राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन भर में 18 घंटे काम करते हैं। उनका रूटीन सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता है। एक आर्थिक अखबार के मुताबिक पीएम मोदी ने खुद केवल ज्यादा काम करते हैं, बल्कि अपने सहयोगियों से भी यही उम्मीद करते हैं। मोदी के ज्यादा काम करने का असर दिख रहा है। उनके जो मंत्री दोपहर बाद से काम शुरू करते थे, वो सुबह उठते हैं और काम में लग जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान यात्रा से वापस लौट आए हैं। रवानगी से पहले मोदी ने भूटान नरेश, जिग्मे खेसर, नामगेल, वांगचुक से मुलाकात की। राजनिवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में रंगारंग कार्यक्रम भी हुआ, जिसे देखकर मोदी गदगद हुए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भूटानी संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया। पहली विदेश यात्रा पर मोदी ने कहा कि वो चाहते तो किसी ताकतवर देश का दौरा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भूटान को ही चुना। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर वो पहली विदेश यात्रा पर भूटान नहीं आते तो उनकी आत्मा उन्हें कोसती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जितना सशक्त होगा, भूटान को उतना ही फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टूरिज्म यूनाइट, टेररिज्म डिवाइड, यानी आतंकवाद बांटता है जबकि पर्यटन जोड़ता है। मोदी ने हिमालय के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का भी वादा किया। मोदी ने भूटान में ई लाइब्रेरी नेटवर्क डेवलप करने की बात कही। पीएमओ ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत 3 केंद्रीय मंत्रियों के निजी सचिवों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। राजनाथ सिंह आईपीएस अधिकारी आलोक सिंह को निजी सचिव बनाना चाह रहे थे। आलोक सिंह पिछले यूपीए सरकार में विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के निजी सचिव थे। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने अभिनव कुमार को निजी सचिव नियुक्त करने की इच्छा जाहिर की थी। अभिनव कुमार पिछले यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के निजी सचिव थे। वहीं विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह अपना निजी सचिव राजेश कुमार को नियुक्त करना चाह रहे थे। राजेश कुमार यूपीए सरकार के केंद्रीय मंत्री चंद्रेश कुमारी कटोच के निजी सचिव थे। सूत्रों से खबर है कि मोदी उन अधिकारियों को निजी सचिव बनाने के खिलाफ है जिन्होंने यूपीए सरकार में मंत्री के कर्मचारी के रूप में काम किया है। केदारनाथ के रामबाड़ा से 4 नरकंकाल और मिले हैं। केदारनाथ मंदिर की मरम्मत से केदार मंदिर कमेटी ने नाखुशी जताई है। कमेटी का आरोप है कि मंदिर की मरम्मत का जिम्मेदारी एएसआई को दी गई थी, लेकिन मरम्मत के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं किया। केदार मंदिर कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एएसआई पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। गोदियाल के मुताबिक इस मंदिर की मरम्मत के लिए करीब 35 लाख रुपए का फंड एएसआई ने क्लेम किया है, जो कि गलत है। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने कहा है कि केदारनाथ को भारी बारिश या फिर बाढ़ से कोई खतरा नहीं। रावत ने कहा कि केदारनाथ के पीछे से होकर गुजरने वाली मंदाकिनी नदी का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, जिससे अब मंदिर को कोई खतरा नहीं होगा। देहरादून सचिवालय में केदारनाथ आपदा से निपटने के लिए बने कंट्रोल रूम में आग लग गई। आग में कंप्यूटर भी जलकर राख हो गया। कंट्रोल रूम में रखे गए कई महत्वपूर्ण कागज और फाइल आग में जल गए। केंद्र सरकार पहाड़ों पर बने उन झीलों में चेतावनी के सिस्टम लगाएगी जिनका दायरा 50 हेक्टेयर या फिर उससे ज्यादा है। मंडी हादसे को लेकर कल हिमाचल हाईकोर्ट में सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की। सुनवाई के दौरान हिमाचल हाईकोर्ट ने साफ किया कि वो स्टेटस रिपोर्ट से खुश नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को भारी मुआवजा देने के लिए भी तैयार रहने के लिए कहा। कोर्ट ने हैदराबाद इंजीनियरिंग कॉलेज प्रबंधन, लारजी परियोजना प्रबंधन और मंडी के डिविजनल कमिश्नर को समन भी जारी किया। कोर्ट ने सभी को 19 जून को पेश होने के लिए आदेश जारी किए हैं। गुजरात के सुरेंद्रनगर में पानी की लड़ाई में 8 लोगों ने एक लड़की को आग के हवाले कर दिया। लड़की 80% जल गई है, हालत नाजुक बनी हुई है। दरअसल पानी को लेकर 2 पड़ोसियों के बीच झगड़ा था, जिसकी वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। अलीगढ़ में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। सफापुर गांव में परिवार वालों ने अपनी बेटी की हत्या कर उसे बाद में घर के आंगन में जला दिया। 16 साल की रानी 2 दिनों से लापता थी। जब वो लौटकर घर आई तो घर वालों ने इसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद घर वाले फरार हैं। पड़ोसियों से खबर मिलने के बाद पुलिस ने घर के अंदर घुसकर अर्धजली लाश को बरामद किया। यूपी के कुशीनगर में साल 2000 में अपने बहनोई की हत्या के दोषी 3 भाइयों को जिला कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। आरोपियों की बहन ने उनकी मर्जी के खिलाफ गांव के ही रामजीत से शादी कर ली थी। शादी के बाद दोनों मुंबई चले गए। करीब 20 साल बाद जब रामजीत गांव लौटा तो तीनों भाइयों ने फावड़े से मारकर उसकी हत्या कर दी।
पंजाब के गुरदासपुर में कारोबारी के घर में घुसे लुटेरों ने एक महिला और एक बच्चे की हत्या कर दी। लुटेरे इलाकों का सामान भी लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बिहार के औरंगाबाद में पैसे के लेन देन में एक शख्स ने दूसरे के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। बताया जा रहा है कि तेजाब फेंकने वाले शख्स ने पीड़ित से रुपए उधार लिए थे। दिल्ली पुलिस ने रियल एस्टेट व्यापारी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले पब मालिक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने रंगदारी नहीं देने पर उसके बेटे को चांद से मारने की धमकी भी दी थी। दिल्ली के नसबगढ़ इलाके में बदमाशों ने खुलेआम घर में घुसकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूटपाट की। घर में मौजूद महिलाओं को भी बुरी तरह पीटा। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में इंसेफ्लाइटिस से अब तक 19 बच्चों की मौत हो चुकी है। मालदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अभी भी इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित 46 से ज्यादा बच्चे भर्ती हैं। कोयम्बटूर में फूड पॉइजनिंग की वजह से 23 छात्राएं अस्पताल में भर्ती हो गई। सभी छात्राएं विमेंस पॉलिटेक्निक की हैं। बताया जा रहा है कि लड़कियां पीने के खराब पानी की वजह से बीमार हुई थी। उत्तराखंड की चमोली में 2 सैलानियों की कृत्रिम झील में डूबकर मौत हो गई। लुधियाना के सिंधवा नहर से हथियार बरामदगी लगातार जारी है। कल तलाशी अभियान के बाद यहां से एक और जखीरा मिला। नहर के नजदीक खुदाई में 3 रॉकेट, 15 पिस्तौल और 11 मैगजीन, कई कारतूस भी बरामद हुए। ये हथियार चाइना, जर्मनी और अमेरिका के बने हुए हैं, लेकिन इन सभी पर मेड इन खालिस्तान लिखा है। इससे पहले पुलिस यहां से AK-47 रॉकेट लॉन्चर और RDX भारी तादाद में बरामद कर चुकी है। यूपी के शामली में पुलिस ने हरियाणा और हिमाचल से तस्करी कर लाई जा रही 70 लाख की अवैध शराब पकड़ी है। बिहार में 3 सीटों के लिए 19 जून को राज्यसभा चुनाव होने हैं। राज्यसभा चुनाव में जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का निर्विरोध चुना जाना तय है। जबकि बाकी 2 सीटों पर जेडीयू के बागियों ने 2 निर्दलीय उम्मीदवारों को अपना समर्थन देकर जेडीयू की परेशानी बढ़ा दी है। राज्यसभा के 3 सदस्यों राजीव प्रताप रूडी, रामविलास पासवान और रामकृपाल यादव के इस्तीफा देने से ये सीटें खाली हुई। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पटना में आज आरजेडी विधायक दल की बैठक बुलाई है। आरजेडी विधायक दल की बैठक में राज्यसभा चुनाव में जेडीयू को समर्थन देने पर चर्चा होगी। नीतीश के समर्थन मांगने पर लालू ने कहा था कि जब उनके घर में आग लगी है तब वो दमकल ढूंढ रहे हैं। वहीं जेडीयू के बागी विधायकों ने लालू यादव से अपील की है कि राज्यसभा चुनाव में नीतीश का समर्थन न करें। केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। दिल्ली में एक सड़क हादसे में 3 जून को मुंडे की मौत हो गई थी, जिसके बाद सीबीआई को जांच सौंप दिया गया था। झारखंड के हजारीबाग कोर्ट ने यशवंत सिन्हा समेत बीजेपी के 50 कार्यकर्ताओं को 14 दिन के लिए फिर से जेल भेज दिया। जेल में बंद बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा से मिलने आज लाल कृष्ण आडवाणी हजारीबाग जाएंगे। बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने माना कि बाबा रामदेव की वजह से उन्हें लोकसभा का टिकट मिला था। दमन दीव में मानसून के दस्तक के साथ ही जमकर बारिश हुई। बाहर से आए पर्यटक बारिश का मजा लेते दिखे। मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में घरों और स्कूलों में पानी घुस गया। कई जगहों पर दीवारें गिर गई। गोवा के पणजी में मानसून की पहली बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली और मौसम सुहाना हो गया। महिंद्रा लाइफ स्पेस में अब आपके सस्ते घर का सपना पूरा करने के लिए तैयारी हो गई है। हैप्पीनेस नाम से मुंबई और चेन्नई में घर बनाएगी कंपनी। इन घरों की कीमत 10 से 20 लाख रुपए के बीच होगी। कंपनी पहला प्रोजेक्ट चेन्नई में और दूसरा मुंबई में लॉन्च करेगी। एसबीआई में इस साल नौकरियों की बहार है। इस वित्तीय वर्ष में एसबीआई 7,200 कर्मचारियों की भर्ती करने वाला है। एयर एशिया ने कीमतों के मामले में दूसरा धमाका किया है। बेंगलोर से कोच्चि के बीच हवाई यात्रा की कीमत महज 500 रुपए होगी। इस रूट पर लिमिटेड प्रमोशनल ऑफर में 16 जून की रात 9:30 बजे से 22 जून तक टिकट बुक कराए जा सकेंगे। प्रमोशनल ऑफर में टिकटों पर यात्रा 20 जुलाई से 25 अक्टूबर के बीच की जा सकेगी। इराक में इस्लामिक आतंकियों ने 1700 सैनिकों की हत्या करने का दावा किया है। सुन्नी आतंकवादियों ने इराक के तिकरित शहर में कत्लेआम किया। वीडियो और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आतंकवादी लाइन में बिठाए गए इराकी सैनिकों को गोलियों से भून रहे हैं। अमेरिका ने 1700 इराकी सैनिकों के नरसंहार की निंदा करते हुए इसे भयानक बताया है। आतंकियों ने सोमवार को इराक के एक और शहर तल अफर को अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिका ने कहा है कि वो इराकी सरकार की मदद के लिए हवाई हमले शुरू कर सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि इराक के हालात से भारत बेहद चिंतित है। इराक में आतंकवादियों और सेना के बीच में जारी संघर्ष में करीब 200 भारतीय भी फंसे हुए हैं। इराक के तिकरित शहर में करीब 50 नर्सेज और कंस्ट्रक्शन के काम में भारतीय मजदूर फंसे हैं। इराक संकट के चलते वहां काम कर रहे केरल की 44 नर्सों की सुरक्षा को लेकर केरल सरकार ने चिंता जाहिर की है। केरल की ओमन चांडी सरकार ने नर्सों को इराक से निकालने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मदद मांगी है।